हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे नोट मेकिंग के बारे में। ये वीडियो टारगेट कर रहा है उन लोगों को जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं या फंसे हुए और कंफ्यूज्ड हैं कि नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, जिनको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इतनी बुक्स हैं, इतना डेटा है, उसको कैसे कैटेगराइज करें, कैसे पढ़ें। तो आपके लिए वीडियो है। सबसे पहले नोट्स बनाते कैसे हैं, नोट मेकिंग होती क्या। नॉर्मली हमें स्कूल में सिखाया जाता है, क्लास में डिक्टेशन होती है, हम वो लिखते हैं, मान लेते हैं कि यही नोट्स है, पर बेसिकली वो नोट्स नहीं होते। नोट्स होते हैं प्रिसाइज और बहुत ही टू द पॉइंट। एक सी बात होगी, प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और बिल्कुल ही स्पेसिफिक टू योर टॉपिक, जिसको आप बाद में बाकी चीज़ों से जोड़ के भी देख सकें। अब इतनी सारी बातें ये है क्या, वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए आपको जो चीज़ें दिल में आती है कि भाई, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि भाई क्या होता है, भाई नोट मेकिंग होती कैसे है, कैसे समझे नोट मेकिंग को, कि बस पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाए तो क्या नोट्स बन जाएंगे? नहीं, उसमें एक डिफरेंट तरीका होता है नोट्स बनाने का, स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जो स्कूल क्लासेस से बाद की बात है, वो समझेंगे। ये भी समझेंगे कि कहाँ से हमें सोर्सेज को रेफर करना है और किस तरह टूल्स का यूज़ करना है। यानी आपको डिजिटल नोट्स अगर बनाने हैं तो किन टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नोट्स बना रहे हैं तो किस तरह नोट्स बनाएंगे ताकि आप उसको एक्सटेंड कर पाएँ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर पाएँ। और फाइनली कहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, किस लिमिट तक नोट्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि बनाते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स तो भाई अगर आप 200 पेज की एक बुक पढ़ रहे हैं तो आपके नोट्स 40 पेज के होने चाहिए। बहुत हो गए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते वो, और दोबारा आपको बुक नहीं देखनी है। यही कोर चीज़ें हैं नोट्स की। तो आपको पता है यूपीएससी क्या मांगता है? रिवीजन। आप साल भर चीज़ों को पढ़ते हैं और मोस्टली रिवीजन ही आपकी रिक्वायरमेंट होती है। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। उस रिवीजन को और ज़्यादा प्रिसाइज बनाने के लिए नोट मेकिंग ज़रूरी है। ठीक है, नोट मेकिंग के बारे में आगे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा प्रारंभ 20 जून से लॉन्च हो रहा है, जिसमें हर एक चीज़ कवर कराई जाएगी। एनसीईआरटी से लेके बेसिक लेक्चर्स से लेके आपकी टेस्ट सीरीज हो या आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत हो, उन सभी पर फोकस होगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी मदद की जाएगी ऑन ऑल लेवल्स, प्री मेंस इवन इंटरव्यू तक। तो रूट से लेके पिनाकल तक आपको कुछ भी चाहिए वो आपको अवेलेबल कराएगा ओनली आईएएस। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको बेहतर प्रोग्राम एक बेहतर शेड्यूल के अंदर प्रोवाइड कराया जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, ज़रूरत है एक सपोर्ट सिस्टम की, एक शेड्यूल की, एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन की, जहां आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी मिले और बेहतर कंटेंट भी मिले एक जगह समाहित, तो आप हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नोट मेकिंग सेशन की तरफ। अब नॉर्मली क्या होता है, हम जो नोट्स देखते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसके नोट्स ऐसे बना दिए। पर मान लो कि आप यूक्रेन टॉपिक पढ़ रहे थे या रशिया का टॉपिक पढ़ रहे थे, आप आईआर के लिए रशिया पढ़ रहे थे। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो वो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, आपने ऐसे रशिया के नोट्स बनाए, रशिया की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली, इंडिया के साथ क्या डील है वो कर लिया, थोड़ा बहुत कवर करके आपने रशिया को खत्म कर दिया। भाई रशिया के नोट्स तो खत्म हो गए, आप आगे बढ़ गए अगले देश पर। अब जो यूक्रेन का विवाद हुआ है उसके बाद तो नए एंगल खुल गए हैं, वो आप कैसे कवर करोगे, वो कहाँ से कवर होगा? तो इस तरह के नोट्स में प्रॉब्लम ये, इसे कहते हैं लीनियर फॉर्मेट। यानी आपने एक हेडिंग ली, सब हेडिंग ली, उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया जो कोर चीजें हैं, और आप आगे बढ़ गए। ये चीजें कुछ चीजों में बहुत काम आती हैं ऐसे नोट्स, जैसे ज्योग्राफी में। अगर आपको एक बार समझ आ गया कि एल नीनो ला नीना क्या है, तो आपको समझ आ गया, वो सालों साल चला आ रहा है, वैसा ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। जहां पर भी कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं वहां ऐसे नोट्स बहुत काम आते हैं। तो कुछ टॉपिक जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे जियोग्राफी, ठीक है, और कुछ हद तक पॉलिटी, ये चीजें स्पेसिफिकली ज्योग्राफी और पॉलिटी काफी स्टैटिक रहती हैं। वहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो काम बन गया। तो वहां ऐसे नोट्स बहुत काम आते हैं। और ऐसे नोट्स क्यों बनाते हैं? अगर आप इकोनॉमी की कोई भी बेसिक बुकलेट उठाएं तो वो 400-500 पन्नों की होगी। आपको आरआर रेट एक बार समझ आ गया, ठीक है, तो आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एक बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक बार में बैंक रेट क्या है, जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो उस पर बार बार नहीं जाना है। तो अपने हिसाब से आपको जहां कंफ्यूजन होता है आप वो लिस्ट बना ले और उसको बार बार रेफर करें, rather than 500 पन्नों की बुक दोबारा पढ़ने की। ठीक है, वहां पर ऐसे नोट्स बहुत काम आते हैं। लेकिन जहां अपडेशन, जैसे मैंने आपको रशिया का एग्जांपल दिया, वहां ऐसे नोट्स कारगर नहीं, क्योंकि इसके ऊपर आपको फिर पेज स्टेपल करना पड़ेगा। वहां पर आपको नोट्स इस तरह बनाने होते हैं जो लिंकेजेस बना सकें। अब वो कैसे बनते हैं तो चलिए देखते हैं जरा।
सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं नोट मेकिंग की, तो जिन लोगों को लगता है कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, उनके रीज़न ये होते हैं कि एक तो ऑलरेडी भाई टॉपर के नोट्स हैं, ठीक है, आपको लगेगा कि भाई ओनली आईएएस खुद तो हमें नोट्स दे रहा है, तो हम ओनली आईएएस के नोट्स क्यों ना पढ़ लें। हमारे पास बहुत सारी कंपाइलेशन है मार्केट में, हम कंपाइलेशन पढ़ के काम चला लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, इन सब से परे हटके हमारे पास ऑलरेडी बहुत सी बुकलेट्स हैं, हम वो पढ़ लेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा एक्सक्यूज, टाइम बहुत लगता है, टाइम टेकिंग है, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मैंने आज तक नहीं बनाया, बहुत बेकार सी चीज है, इसके बिना भी काम चल जाता है। रियलिटी ये है कि हर कोई नोट्स नहीं बनाता, ठीक है, और कुछ लोग कभी नोट्स नहीं बनाते, प्रिपरेशन में सेलेक्ट भी होते हैं, लेकिन नोट्स बनाना बेकार नहीं होता और टाइम टेकिंग भी नहीं होता, उल्टा आपका टाइम बचाता है एट द टाइम ऑफ रिविजन। तो पहली बात, जो लोग बिना नोट्स बनाए जाते हैं उनकी खास बात ये होती है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उनको अगर लेट्स से अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, पॉलिटी पढ़ रखी है, एनवायरमेंट पढ़ रखी है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी है इकोनॉमी के टर्म्स के बारे में, हर एक चीज क्लियर है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, आपको बेसिक बुक दोबारा नहीं पढ़नी है, आपको बस जो चेंजेस आ रहे हैं वो देख रहे हैं और उसको रिवाइज करना है, तो वो आप बेसिक कंपाइलेशन पढ़ के कर लेंगे रिवाइज, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शुरुआती स्तर पर हैं, आपको रिवाइज करना है, तो आपको अखबार पढ़ने से पहले पता होना चाहिए जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है। अगर वो आपको नहीं पता अभी इनिशियली, तो आप उसको एक जगह लिखेंगे कि इन्फ्लेशन मतलब ये होता है, इसकी समस्याएं हैं, तब जाके आपको जो नई चीजें पता होंगी आप वहां ऐड करते चलेंगे, तो एक पॉइंट के बाद आपको ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचेगा, फाउंडेशंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उस स्थिति में नोट्स बनाने बड़े आवश्यक हैं, और कुछ टॉपिक तो इतने ज्यादा लेंदी होते हैं कि उनको प्रिसाइज बनाने के लिए नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। अब जो टाइम टेकिंग वाली बात है ना, अभी अगर आप कोई लेट्स से मैं आपको कहूं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की, ठीक है, सब पढ़ते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं और फाइन आर्ट्स के इंपॉर्टेंट सोर्स है। लेकिन अगर आप फाइन आर्ट्स के नोट्स बनाए ना एनसीईआरटी के, तो वो आपके 40 पेजेस में बन जाएंगे मैक्स टू मैक्स। इमेजेस आपको एनसीईआरटी से देखनी पड़ेगी, लेकिन आपके नोट्स 40 पन्नों में बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स की आप लिस्ट बना सकते हैं, और आज मान लीजिए आज जो पढ़ रहे हैं, पेपर आपका 1 साल बाद है, आपने लेट्स से जुलाई में उसको पढ़ लिया या अगस्त में पढ़ लिया, जब उसका रिवीजन का टाइम आएगा तो वो टर्म्स आप देखेंगे और सीधा आप रिवाइज कर सकते हैं। ये टर्म्स तो मैंने पढ़े थे, ये याद नहीं आ रहा, सीधा जाके रिव्यू किया, अच्छा ये टर्म पढ़ लिया, याद हो गया। तो वो टर्म की लिस्ट बहुत काम आती है। तो टर्मिनोलॉजीज की लिस्ट बनाना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं भविष्य में, उसको जोड़ना, वो भी नोट टेकिंग का तरीका है। ये नहीं कि 100 पेज को घटा के 40 पेज करना ही नोट टेकिंग नहीं होती है। जो भी टर्म आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है पर हो सकता है बाद में भूल जाऊं, उनको भी एक साथ एकत्रित करना नोट बनाने की प्रक्रिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, टाइम टेकिंग की बात खत्म हुई कि आपको रिवीजन के टाइम में पूरी बुक नहीं पढ़नी, जो टर्म्स आपने लिख के रखे हैं उसको ही देख के पता लग जाएगा, टाइम बच जाएगा आपका। बेकार तो उनके लिए बिल्कुल ही नहीं है जो बेसिक स्तर पर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, टॉपर के नोट्स। और आप कहेंगे भाई आपका ओनली आईएएस इतने अच्छे नोट्स बना के देता है हमें, यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, कंपाइलेशंस आ रही हैं, कंपाइलेशंस के भरोसे क्यों न रहे हम, क्यों फिर ये सुने, क्यों इन चक्करों में पड़े, और बुक्स वगैरह तो हैं ही। तो मैं इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। एक बार इसको क्लियर करते हैं थोड़ा। आप ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, ठीक, मान लीजिए कि आप 100 दिन ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, अभी आप 100 दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। एक न्यूज़पेपर में जनरली ना 5 पन्ने होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। फ्रंट पेज पढ़ेंगे, 2 पेज एडिटोरियल के हो गए, 1-2 पेज आपको और काम के दिख जाते हैं। तो मान लीजिए आप अखबार में 5 पेज पढ़ते हैं या 5 आर्टिकल पढ़ते हैं, 5 पेज पढ़ रहे हैं, तो आपके 100 दिन में ना 500 पेजेस हो जाते हैं। अगर आप 300 दिन पढ़ रहे हैं तो इतने पेजेस का डेटा कहां से आपको याद रहेगा, कहां आप रिजर्व करेंगे? आप कहेंगे कंपाइलेशन से पढ़ लेंगे। देखिए, कंपाइलेशन जब बनाई जाती है ना, कहीं भी कंपाइलेशन बनती है, कंपाइलेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। कंपाइलेशन और जो नोट्स रेडीमेड होते हैं उनकी बात ये होती है कि वो ध्यान में रखते हैं लोएस्ट डिनोमिनेटर को। यानी अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं कहीं के, तो उनका ख्याल ये होगा कि जो भी सबसे कमजोर स्टूडेंट है उसको भी कुछ ऐसा ना हो जो समझ में ना आए। तो जब आप लोएस्ट डिनोमिनेटर को ध्यान में रख के बनाते हैं ना, तो कोई भी चीज ज्यादा लेंदी होती है।
इसीलिए लेट से अगर आपको कुछ चीजें पहले से पता है तो आप एक अखबार में आपको आधा पेज भी नहीं मिलेगा नोट्स बनाने के लिए एक पॉइंट के बाद। अगर आप 6 महीने के बाद पढ़ रहे हैं ना, 6 महीने बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा अपने नोट्स में ऐड करने के लिए। भाई अगर कोई शुरू से शुरू कर रहा है उसकी कॉपी भर जाएगी नोट्स बनाते बनाते उसी अखबार से। मैं एग्जाम्पल देता हूं उसके लिए आपको। मान लीजिए अभी न्यूज़ में एक चीज़ आई थी कि वीट के एक्सपोर्ट पर इंडिया ने पाबंदी लगा दी है। अब इस टॉपिक पर क्या नोट्स बनेंगे? कोई एक बेसिक स्टूडेंट जो है नया, वो इसको ऐसे नोट्स बनाएगा, भाई किस अथॉरिटी ने बोला है कि हम बैन लगाएं, तो वो अथॉरिटी का नाम लिख लेगा वहाँ। फिर वो उनको लगेगा कि भाई अथॉरिटी ने बोला कितनी लिमिट है, वो लिमिट भी लिख लेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट लिखेंगे, भाई इससे होगा क्या और गवर्नमेंट क्यों कर रही है, तो ये चीज़ें करना है। लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप जाएं, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक उठा क्यों है? ये असल में वीट का एक्सपोर्ट जो रुका है ये वीट से रिलेटेड नहीं है, ये एग्रीकल्चर का टॉपिक नहीं है आज के टाइम में। ये टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का। क्यों? क्योंकि अभी जो वीट एक्सपोर्ट पर पाबंदी है वो इसलिए नहीं कि भारत में क्या समस्या है, ये समस्या ये कि भाई यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन और रशिया दुनिया भर को वीट सप्लाई नहीं करेंगे। दुनिया के प्रमुख उत्पादकों में से एक है यूक्रेन और रशिया, वो वीट सप्लाई नहीं करेंगे तो मार्केट में वीट की कमी हो जाएगी इंटरनेशनली, तो वीट के दाम बढ़ेंगे। वीट के दाम बढ़ेंगे तो भारत में वीट के दाम बढ़ जाएंगे, गेहूं के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा, भारत में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और सरकार देख रही है ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार अभी सोच रही है कि अगर हमने एक्सपोर्ट जारी रखा, हो सकता है हमारे देश में कमी आ जाए या चीजों के दाम बढ़ जाए। शुगर एक्सपोर्ट हमने कम कर दिया, तो अगर आप अभी शुगर एक्सपोर्ट के नोट्स बनाने बैठे तो आप ये सब थोड़ा लिखेंगे कि कितनी लिमिट तय की है, क्योंकि लिमिट तो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। आपको यह पता होना चाहिए कि भाई अभी शुगर एक्सपोर्ट पे बैन क्यों लगाया गया है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन किस चीज से बढ़ता है, जहां आपने, मैंने कहा ना बेसिक चीजें आप पहले पढ़ते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन के नोट्स बनाएंगे, अगर आप इन्फ्लेशन के नोट्स बनाएंगे ना शुरू में, तो आप ऐसे लिखेंगे, भाई इन्फ्लेशन टॉपिक आपने पढ़ा, जहां से भी पढ़ा हो, अब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन डालेंगे और पढ़ेंगे दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक डिमांड साइड से, एक सप्लाई साइड से। डिमांड साइड से क्या होता है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेट करने लगती है, मनी सर्कुलेशन बढ़ गया तो लोगों के पास पैसा आ गया, सबके पास अब 200 रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो वो चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए आरबीआई क्या करती है, वो अपने बॉन्ड जारी कर लेती है, मार्केट से पैसा खींच लेती है। लोगों के पास पैसे कम होंगे, डिमांड कम होगी, प्राइस अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सप्लाई कंसिस्टेंट है। दूसरा मुद्दा तब आता है जब सप्लाई का इश्यू हो रहा है, जो अभी हमें दिख रहा है वीट या शुगर में कि भाई सप्लाई ही डाउन है, सप्लाई डाउन है, डिमांड ज्यादा है या फिर उतनी जितनी पहले थी, तो फिर क्या होगा, महंगाई होगी, क्योंकि सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है। अभी जो हम विवाद देख रहे हैं वो सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है, ना कि डिमांड ड्रिवन। तो यहां आरबीआई अपनी पॉलिसी से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहां तो मनी का प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मनी सप्लाई से मुद्दा ही नहीं है, और सप्लाई नहीं होगा कुछ पॉइंट के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आप देखते समझ जाओगे। अच्छा, इन्फ्लेशन तो मैंने पढ़ा था, अभी अगर आपको वीट और शुगर का मुद्दा समझ आ रहा है ना, तो आपको इसलिए समझ आ रहा है कि आपने इन्फ्लेशन क्या होती है पहले इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ के अपने पॉइंट्स लिख लिए थे। अच्छा, इन्फ्लेशन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, या पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे नोट्स बनाते हैं, एक तरीका हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि चलिए मैंने नोट्स बना लिए, तो किस हद तक, कितने लिमिट तक नोट्स बनाए जाए। चलिए यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन विवाद डेली न्यूज में आ रहा है, अब डेली पढ़ रहे हैं, उसके बाद डेली 2 पेज के नोट्स तो बना नहीं सकते। तो कैसे पता चलेगा कि भाई अब मेरा टॉपिक यूक्रेन का हो गया है, कैसे पता चलेगा कि भाई कहानी खत्म है, अब मैं आगे नहीं करने वाला। मान लीजिए आप यहाँ यूक्रेन लिखते हैं, ऐसे ही है कि आपको अपने आंसर राइटिंग स्किल्स भी चेक करना है ना, कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, उस पर कितनी कमांड है उसका पता कैसे लगेगा। मान लीजिए आपने यहाँ यूक्रेन लिख दिया, आप कोई इकोनॉमी का टॉपिक, पॉलिटी का टॉपिक भी उठा सकते हैं, ऐसी न्यूज में हासिल में कह रहा हूँ ना। यूक्रेन लिख दिया आपने, अब आप सोचिए क्या वजह हो सकती है, क्या विवाद है यूक्रेन में। आपको यूक्रेन के बारे में पहली चीज क्या आएगी, यूपीएससी एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट, उसकी लोकेशन, लोकेशन के आसपास, लोकेशन से रिलेटेड क्या फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब यूरोप में वो कहाँ स्थित है, उसके आसपास कौन सी वाटर बॉडीज हैं, जो ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। बेलारूस कहाँ पर है, कीव कहाँ पर था, आसपास कौन सी वाटर बॉडीज हैं, कौन सी केमिकल चीज़ें मिलती हैं, आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। ये आपको एक लोकेशन याद रहेंगे, फीचर्स याद रहेंगे, और आपको क्या लोकेशन वाइज याद रहेगा वहाँ पे यूक्रेन में।
लोकेशन वाइज ये आप देखेंगे वाटर बॉडीज क्या है, क्या विवाद है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसमें क्या एंगल है, लेट्स से आईआर का, कि भाई रशिया से क्या विवाद है, क्या उसका इंपैक्ट हो रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर, ठीक है। तो जो भी इस पर पॉइंट है आपको समझ आ रहा है, मतलब आपने क्लैरिटी कर रखी है। आगे आप सोचेंगे इसके क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट्स में आप देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे जो बेसिक कमोडिटीज हैं जैसे गेहूं, जैसे चीनी, इन सब के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल, एनर्जी, इन सब के दाम बढ़ रहे हैं। जब आप यहां पर ये देख रहे हैं आपको नॉर्थ स्ट्रीम याद आएगी। नॉर्थ स्ट्रीम क्या थी, जो रशिया से जाती थी यूरोप, और यूरोप के लोगों को तेल प्रोवाइड कराती थी, गैस प्रोवाइड कराती थी। अब वो बंद हो जाएगा, नॉर्थ स्ट्रीम 2 बनने वाली थी। ये सारी चीजें आपने एक बार पढ़ लिया ना, आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये भी किया हुआ है, इकोनॉमी का इंपैक्ट क्या है, इन्फ्लेशन क्या होती है, कमोडिटी के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, मुझे ये पता लग रहा है। फिर मैं और क्या एंगल सोच सकता हूँ, यूक्रेन पे मुझे और क्या दिखेगा इकोनॉमी के अलावा। लेट से अदर इश्यूज डाल देते हैं यहाँ। अदर इश्यूज में क्या दिखेगा, इंडिया का सारा जो इक्विपमेंट है वो हार्डवेयर मिलिट्री का कहाँ से आता है, वो आता है रशिया से। और ये वॉर बहुत दिन से चल रही है, रशिया वर्सेस यूएसए का गेम चल रहा है। इंडिया को किसका खतरा है, इंडिया को काटसा का खतरा है, जो अमेरिका धमकी दे रहा है कि भाई तुम S-400 यहां से खरीद रहे हो तो तुम पर हम पाबंदी काटसा की लगा सकते हैं, ठीक है। ये विवाद आ गया। फिर अब इशू आता है पॉलिटी का, कि कई लोग इंडिया को कह रहे हैं कि आप बैन लगाओ रशियन चीजों पर, आप एक्शन लो रशिया के खिलाफ। लेकिन इंडिया क्या है, एक सोवरेन कंट्री है, इंडिया की अपनी एक ऑटोनमस फॉरेन पॉलिसी है। तो ये एंगल आपको यहां दिख रहा है। तो मैंने बताने की कोशिश की कि एक यूक्रेन से इतने सारे पॉइंट बन रहे हैं। इतने पॉइंट बनने का मतलब है कि मुझे ये सारी चीजें पता हैं जो न्यूज में पिछले एक हफ्ते के अंदर आ रही हैं। अगर और डिटेल में जाऊंगा कि मैं थोड़ी हिस्ट्री में घुसूं कि भाई यहां पर क्या था, इससे पहले 2008 में क्या हुआ था, क्रीमिया कहां पर है, डोनबास का रीजन कहां पर है, वहां पर क्या विवाद थे, इसके आसपास बेलारूस कहां पर है, रशिया से क्या संबंध है उनका, यूएसएसआर की थोड़ी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें अगर मुझे क्लियर है तो मुझे पता है कि भाई न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति कौन है मुझे नाम पता है, पर उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आई एम थ्रू विद दिस टॉपिक, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतने दिन से न्यूज में क्लैरिटी चाहिए। तो वहां आप ऐसे माइंड मैप भी बना सकते हैं कि भाई इसका क्या रेलेवेंस है, क्या रेलेवेंस यहां है, क्या रेलेवेंस वहां है। इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी आपने पढ़ा कि भाई इंडिया में लैंडस्लाइड्स बहुत हो रहे हैं, आप लैंडस्लाइड के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आप इंडिया का एक मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपने इंडिया का एक ऐसे मान लीजिए एक मैप ऐसे ड्रॉप कर लिया आपने इंडिया का, मान लो आपने पूरा साउथ एशिया ड्रॉ कर लिया। आप यहाँ पे हिमालय बनाएंगे, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं बनाएंगे, आप वहाँ डिनोट करेंगे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ स्ट्रॉन्ग लैंड है, यहाँ पहाड़ों की साइड में दिक्कतें आती हैं। तो जो प्लेट मूवमेंट है उसका एक मैप ड्रॉ करेंगे, पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, बेसिक बुक में आपकी लिखी हुई है, उसी बुक पे मार्क कर देंगे। फिर आपको वहाँ नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है लैंडस्लाइड की प्रिंसिपल वही रहने वाली है। तो जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वहाँ नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मूव कर रही हैं, जो चीज़ें मूव कर रही हैं वहाँ हमें एक बेसिक अपडेशन चाहिए। तो जो कोर सब्जेक्ट हमारे बचे उन पे आते हैं। कोर सब्जेक्ट मान लीजिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट। अब इन कोर सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री तो कभी बदलने वाली नहीं है, तो जो आपकी बेसिक बुक्स है आप उसको बार बार मार्क डाउन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और हाईलाइट करने के बाद जो टर्म आपको लग रहे हैं फेयर टॉपिक्स आपको याद नहीं रहते, जैसे गवर्नर जनरल की बातें आ गई, इंपॉर्टेंट सेशंस हो गए, रिफॉर्म्स हो गए, मूवमेंट्स हो गई, आपने वो सेपरेटली उसके लिख लिया कि भाई मूवमेंट्स मुझे लेट्स से ट्रैवल मूवमेंट याद नहीं रहते, तो ट्रैवल मूवमेंट आप पहले से अलग करके लिख लेंगे अपने नोट्स में कि ट्रैवल मूवमेंट की अलग से लिस्ट है जिसको स्पेशली रट्टा मारना है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म कौन कौन से, मेडिवल या एंशिएंट के, बुद्धिज्म जैनिज्म हमने अच्छे से रख लिया, वो कौन से टर्म्स है वो हमें याद रहेंगे। इन्वायरमेंट में बहुत सी चीजें आपको नोट्स बना के बनानी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब UNFCCC की बात जब आती है, या फिर इंडिया सोलर अलायंस लेके आता है, या फिर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनमें चेंजेस आते हैं, ये सारे चेंजेस जो आ रहे हैं ना लगातार,
इन चेंजेस में आपको एक जगह नोट्स एकत्रित करके बनाना बड़ा जरूरी है। अभी आपको मेरे साइड में दिख रहा होगा कि अगर आप इस तरह के नोट्स बनाते हैं डिजिटल फॉर्मेट में तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। यूएनएफसीसी में ये हुआ, फिर किगाली अमेंडमेंट हुआ, फिर क्या चेंजेस आए, उन सबको समझ सकते हैं। तो मॉन्ट्रियल अकॉर्ड से लेके रिसेंट पेरिस क्लाइमेट टॉक तक क्या चेंजेस आ रहे हैं, लीमा टॉक में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो एक जगह अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। वहां नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बनाएंगे, 50 सोर्स से पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। वहां आपको सबको एक जगह एकत्रित कर लेना है। कैसे एकत्रित करना है, तो ये एक लीनियर फॉर्मेट जो आपको पीछे दिख रहा है, इस फॉर्मेट में आप उसको बनाना है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। आप इसको पेन पेंसिल से भी बना सकते हैं। वही बात इसमें आप ऐड कैसे करेंगे, तो आप स्टेपलर से ऊपर स्टेपल कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। ये एक तरीका है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हमेशा बदलता रहता है, तो वहां नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से नोट्स बनाने हैं, किस सब्जेक्ट के नोट किस तरह से होने चाहिए। ठीक है, ये बातें होंगी। अब सवाल ये है कि भाई आपको पता कैसे चलेगा कि किन टॉपिक्स को कैसे समझना है, किन टॉपिक्स पे कितनी समझ बनानी है। यहां पर गाइडेंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, और हमने इसीलिए कोशिश करी थी कि जो हमारा प्रारंभ प्रोग्राम है उसके अंदर हम पूरी कोशिश करें कि जो भी स्पेसिफिक स्टूडेंट है उनको गाइडेंस उस तरह से दी जाए कि उनको ये पता रहे कि किन टॉपिक्स पर किस हद तक पढ़ना है। ठीक है, आपने यूएफसीसी पढ़ लिया, लेकिन स्पीसीज की जब बात आती है तो पता नहीं कितनी स्पीसीज डेली निकल के आती हैं। अगर आप कंपाइलेशंस देखें तो फिर 50 स्पीसीज खोज ली किसी ने, कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर। उसमें एक लिमिट है, आप उसके बाद उसको नहीं पढ़ सकते। तो वो लिमिट कहाँ ड्रॉ करनी है, ये भी आपको हमारे प्रोग्राम के थ्रू पूरी कोशिश की जाएगी, आपको लिमिट्स बताई जाए, क्योंकि इवेंचुअली अंत नहीं है करंट अफेयर्स का या किसी भी टॉपिक का। तो हमारी कोशिश है कि आप उसको उस तरह से करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, नोट मेकिंग के लिए एक तो लीनियर पैटर्न, जहां आपको पता है आपने हेडिंग डाली। ठीक है, मान लो आप नोट्स बना रहे हो किसी टॉपिक के ऊपर, कि आप नोट्स बना रहे हो अभी प्रेजेंटली जो आपने पढ़ा कि जैसे आर्टिकल 370, आप इसके नोट्स बना रहे हो। 370 नॉर्मली लोग कैसे पढ़ते थे, लक्ष्मीकांत में होता था, वहां से पढ़ के निकाल लिया आपने। पर चलो आपको न्यूज में कुछ नया आर्टिकल दिखा, 2-4 केसेस दिखे, तो आप उसके सब हेडिंग में कुछ एडिशनल चीजें ऐड करोगे, और जो आपको बाद में दिखे या तो ऊपर स्टेपल कर दो या स्टिकी नोट्स लगा दो, कोई केस उससे मिलता जुलता मिल गया या वो कोई चीज रिलेट करती हुई मिल गई, तो इससे फायदा ये होगा कि आप अपनी बुक पे जाने के बजाय सीधा यहां आएंगे और 20-25 पन्ने में जो आपके नोट्स बने हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। ये तरीका होता है बेसिक नोट मेकिंग का। तो इस तरह का जो नोट फॉर्मेट है ये कहां फॉलो करना है, जो कोर सब्जेक्ट्स है वहां, जैसे इकोनॉमी की बात आ गई या पॉलिटी की बात आ गई, लेकिन एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट में आपको ये फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहां पे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? ये देखिए, ये रहा बेसिकली एक माइंड मैप है। कई लोग ऐसे माइंड मैप्स बनाते हैं कि भाई चीजें रिलेट कर दी अलग अलग चीजों से। जैसे मैंने अब यूक्रेन वाला एग्जांपल दिया था ना, वैसे लोग ऐसा माइंड मैप बनाते हैं। माइंड मैप की क्या रेलेवेंस है, मैं समझाता हूं आपको। अब देखो आपने क्या किया, आपको पढ़ना है अभी लेट्स से एंशिएंट इंडिया। ठीक है, अब वहां अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी, मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे, बहुत सी डायनेस्टीज आएंगी। इतनी डायनेस्टीज याद कैसे होंगी, किसका क्या रिलेशन है, कैसे पता चलेगा? आईआर पढ़ रहे हैं, वहां समस्या आती है, भाई इतने सारे देश हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कि आपने मान लीजिए पढ़ा मौर्य डायनेस्टी के बारे में, आप मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? मौर्य डायनेस्टी के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे, ठीक, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। किसी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा क्या चीजें जरूरी होती है कि वहां पे इंपॉर्टेंट, जैसे आपके इकोनॉमी या फिर जो ट्रैवलर्स हैं या जो की टर्म्स हैं वो याद करने होते हैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में, या फिर जो आर्किटेक्चर है वो याद करने होते हैं। तो ये आपने एक मिसक्लेनियस में यहाँ डाल दिया, तो आपने एक ऐसा चार्ट बनाया। अब ये चार्ट बनाते ही ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा भाई रूलर्स कौन कौन से थे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट में अशोक तक जाएंगे। आपने चलिए 3 रूलर्स ओके मैं बता रहा हूँ। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे लड़ाई लड़ी थी? धनानंद से या पद्मानंद से? इनसे पहले कौन सा साम्राज्य था? मगध को हराया था, किसको हराया था? अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रक्चर क्या था?
क्या ये राष्ट्र वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते थे या सरकार वाला या परगना वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते थे, वो आपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड किया। यहां आप रिलीजन में आएंगे कि किसने कौन सा रिलीजन अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गए थे, पहले क्या थे, वो शैवाइट थे, वैष्णवाइट्स थे, क्या थे। तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर आप करेंगे तो आपको याद रहेगा। जब आपने पढ़ लिया ना, जैसे आपने मौर्य डायनेस्टी पढ़ ली, आपने उसका ऐसा माइंड मैप बना लिया चारों डायमेंशंस के ऊपर, तो आपने एक बार वो पढ़ा, माइंड मैप खुद से उसको पढ़ के बनाया, जो भी आपको याद नहीं रहेगा ना सीधा पॉइंट आउट हो जाएगा, अच्छा ये चीजें याद नहीं है। तो ऐसे आप हर डायनेस्टी के माइंड मैप्स बना सकते हैं। कितनी डायनेस्टीज मिलेंगी आपको एंशिएंट इंडिया में, बड़ी वाली मौर्य डायनेस्टी मिलेगी, गुप्ता डायनेस्टी मिलेगी, ठीक है, आप हर्षवर्धन पे बना लेंगे, कुशानास पे बना लिया मान लिया आपने, ठीक है, पर फिर अपने हुण शख्स पे उतना नहीं बनाना आपको। मेडिवल में ढेर सारी डायनेस्टीज हैं। अगर आपको साउथ इंडिया कवर करना है, विजयनगर अंपायर है, वहां पे एक बड़ी डायनेस्टी है, 4 डायनेस्टीज मिलती हैं उसमें, पर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई ट्रैवलर्स वहां आते हैं। तो आपने एक माइंड मैप बना लिया, की टर्म्स है वो पढ़ ली, कहानी तो आपको याद रह गई। अब मौर्यस की कहानी आपको बार बार सुनानी नहीं पड़ेगी, एक बार आपने पढ़ी कहानी याद रह जाती है। तो की टर्म की आपने ऐसे माइंड मैप्स बना लिए। माइंड मैप्स का फायदा ये है कि आपके दिमाग में सेट रहेगा, अच्छा इस पीरियड ऑफ टाइम में ये था, इसके बाद दूसरा माइंड मैप आ रहा था। मतलब जब आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आए कि पहले कौन आया, किसके बाद कौन आया, अब जैसे पोर्टुगीज कब आए, ब्रिटिश कब आए, फ्रेंच कब आए, अगर आपने एक माइंड मैप बना लिया अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको पता है फ्रेंच लास्ट आ रहे हैं या डेन्स कब आ रहे हैं या ब्रिटिश कब आ रहे हैं, किस रैंक पे आ रहे हैं। तो उस रैंकिंग के साथ आपको माइंड मैप्स बहुत हेल्प करते हैं। ये रेलेवेंस होती है माइंड मैप्स की। तो अभी हो सकता है आपको लगे बहुत टाइम वेस्ट होगा यार, इतने में 50 पन्ने और पढ़ लेंगे, पर बिलीव मी आपको 1 साल बाद पेपर देना है, बहुत सारा कंटेंट आएगा। कंटेंट को एनालाइज करना समझना बड़ा जरूरी होता है। इसी में एक चीज और है कि आपको ऐसे लिखना है, एथिक्स की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप एथिक्स को देख लें, एथिक्स एक कोर सब्जेक्ट है। एथिक्स के जो की टर्म्स हैं, व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज इंटीग्रिटी, उसकी लिस्ट आप बनाइए। उस लिस्ट के हिसाब पे एक पर्सनल स्टोरी आप उस पर ऐड कर लीजिए, ताकि आपको कभी अगर सॉल्व करना पड़ता है कोई क्वेश्चन मेंस के लिए, तो हम सीधा उसको ऐड कर सकते हैं। ये तरह की तैयारी आप इसके लिए करते हैं। अब एक इशू जो आता है, जैसे आपको जब आप 6 महीने पढ़ रहे हैं, इतना डेटा आपको मिल रहा है अखबार में, एडिटोरियल्स का, सब कुछ का, तो होता ही है ना कि ऐसा ना इस तरह के बहुत से आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोड मिलता है। अगर ये ऐसा इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन इस तरह से फैला रहता है, आपको इतने इंफॉर्मेशन में से बस इतना इंफॉर्मेशन चाहिए जो अपने नोट्स में आप ऐड करते हैं। फिर कहीं और आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल गया, आपने वो ऐड कर लिया जो आपके काम का था, और जब आपको जरूरत पड़ी ना तो अपने इन दोनों को ऐड करके यहां पे एक स्क्वायर बना दिया। ये डेटा आपके बिल्कुल काम का नहीं था, जो काम का था आपने निकाल लिया। ठीक यही कहानी होती है पूरे एडिटोरियल और पूरे एसे राइटिंग की कहानी है कि आपने बड़ा सा आर्टिकल पढ़ा, आज छपा था, जो बात हो रही है नेशनल हेल्थ सर्वे की या फैमिली सर्वे आया है, हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, वहां पर आपको क्या चीज़ें काम की हैं, सेक्स रेशियो कितना है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, वुमेन लिटरेसी कितनी है, इंडिया की रैंक कहाँ आ रही है, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपने बस वो 2-4 चीज़ें छांट के अपने नोट्स में साइड करके रख ली। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लेंगे। उस फैक्ट शीट को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, या हो सकता है कहीं आपको एक बेसिक फैक्ट शीट किसी जगह बनी बनाई मिल रही हो, जैसे हमारी मिलती है आपको, तो उस फैक्ट शीट को उठाइए, उसी को अपना बेस नोट बना लीजिए, उसके ऊपर जो काम करना है वहां पे ऐड हो। अखबार में जो मिल रहा है मैंने उस कॉपी के ऊपर लिख लिया, ताकि 6 महीने बाद मुझे फिर वो 6 महीने के अखबार नहीं पलटने पड़ेंगे। 1000 पन्ने नहीं पलट सकते आप, बट एटलीस्ट वो एक 20 पेज की कॉपी आप बार बार रिवाइज जरूर कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है करने का। तो जैसे मैंने बताया, कुछ लोग ऐसे माइंड मैप्स के अलग अलग एंगल्स बनाते हैं, जैसे आप ये UNFCC लिख दीजिए सेंटर में, तो आपको अलग अलग क्या क्या चेंजेस आना एक मैप में ऐसा आप क्रिएट करके बना सकते हैं। तो बस यही है कि आप जब तक का हुआ उसको बार बार रिवाइज करें, तो आपको बस एक पेज देखना है, सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। या फिर आप ऐसा बनाए, या फिर लीनियर फॉर्मेट जो आपको पीछे दिखा था वैसा आप बना लें। ये वाला एक तरीका होता है कि भाई आप ऐसे एक टॉपिक डालेंगे, उस टॉपिक पे आप कुछ लिखेंगे कि भाई मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर अभी इंडिया की फिस्कल डेफिसिट के बारे में लिख लिया, बजट के बारे में लिख लीजिए मान लीजिए। तो बजट का इंट्रो क्या होता है, किस तरह के बजट्स आते हैं, किस किस तरह के डेफिसिट्स होते हैं, अब इंडिया क्या क्या सिस्टम है, कितना किस लेवल पे इंडिया का बजट चल रहा है, क्या टारगेट है। वो एक बार आपने बजट का ऐसा माइंड में बना लिया, अगले साल जो चेंजेस आएंगे बस उसके सामने आप लिख देंगे, इस बार फिस्कल डेफिसिट इतना है, टारगेट इतना किया गया है, डिवोल्यूशन इतना हुआ है, ठीक है, या ये इश्यूज हैं। इस तरह से जब आप काम करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बना बना मिल जाएगा। एक बार आपने मेहनत करी और वो आपको
बाद में तक मदद करेगी। अब बात आती है कि भाई नोट बनाए कैसे। नोट्स बनाने में कि हम ऑनलाइन बनाएं या ऑफलाइन बनाएं। तो अगर आपको ऑनलाइन नोट्स बनाने हैं तो आपके पास कुछ टूल्स हैं। टूल्स क्या क्या है? आप वन नोट का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आता है, सारे विंडोज सॉफ्टवेयर में होता है। इससे भी बेटर अगर आप चाहें तो एवर नोट यूज कर सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो आप नोशन यूज कर सकते हैं। ये सेपरेट सॉफ्टवेयर्स हैं जहां आप नोट मेकिंग कर सकते हैं। नोट मेकिंग कैसी होगी भाई? आप खोलेंगे सॉफ्टवेयर और प्रॉपरली वहां पर जैसे आपको बुलेट, अपने एक ऐड किया, हेडिंग डाली, उस हेडिंग के नीचे आप शिफ्ट दबाएंगे, सब बुलेट पॉइंट अपने आप खुलता चला जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो हम एडिशनल भी बना लेंगे कैसे डिजिटल नोट्स बनाए जाएं। पर ये तरीका होता है नोट्स बनाने का, इसी हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए। अब ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, वन नोट, एवर नोट, वर्ड, इनके फायदे क्या होते हैं? इसमें फायदा ये होता है कि आपने Ctrl+F दबाया और जो चीज आपको ढूंढनी है मिल गई। अभी सारा कंटेंट आपको PDF फॉर्म में मिलता है। तो अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट होते हैं तो आपका सब कुछ एक लैपटॉप में रहता है, दिक्कत नहीं होती है। इनिशियली उसको उसमें ढालने में आपको टाइम लगता है, पर अगर आप उसमें ढल गए डिजिटल नोट्स में तो उसका बहुत फायदा है। हालांकि कई लोगों को बड़ी दिक्कत आती है कंसंट्रेट करने में, उनकी रिटेंशन पावर कम होती है इसमें, तो उसका भी उपाय है। आप इसमें डालने के बजाय स्पाइरल नोटबुक्स पे यूज करिए, और स्पाइरल बाद में खुल के उसके पन्ने अलग होकर आप ऐड कर सकते हैं। तो स्पाइरल नोटबुक्स का फायदा होता है, पर लोग अक्सर स्पाइरल खुलवाते नहीं है, पर हमेशा खोल के आप पन्ने ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो वो एक बेटर स्ट्रैटेजी है, ताकि आप जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं उसको स्पाइरल में यूज करें, और जो आपके पता है स्टैटिक टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री बदलने वाली नहीं है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट बदलने वाले नहीं है, उन सबको आप एक साथ एकत्रित रख सकते हैं। याद रखिए, अगर आपके 500 पेज की बुकलेट है, आपको प्री या मेन से पहले टाइम नहीं मिलेगा, आपको नोट्स बना के उसको 100 पेजेस 50 पेजेस में करना ही होगा, और आप कर सकते हैं। पहले आपने हाईलाइट किया फर्स्ट रीडिंग में, और जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स मिले उसकी लिस्ट बना ली, सिंपली उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा इंट्रो था कि नोट मेकिंग कैसे होगी, किस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं फॉर बेटर इंप्रूवमेंट, किस तरह से नोट्स बनाए जाएं। तो याद रखिए, जो अभी तक हमने रिवाइज किया, जो किया कि एक तो लीनियर फॉर्मेट हुआ जहां पर आप एक हेडिंग, नीचे सब हेडिंग, उसके नीचे और सब हेडिंग डाल देते हैं डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक कौन सा है। दूसरा, आप माइंड मैप का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं जहां आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ा, कॉन्सेप्ट के आसपास जितनी चीजें सोच सकते हैं आप, उन सभी चीजों को समझा और उनके क्या लिंकेजेस हो सकते हैं उसको जाना। तीसरा, आप इसको मिक्स रख सकते हैं, लीनियर नोट्स बनाए हैं और इसी में यहां पर आपने एक माइंड मैप लगा दिया, या फिर आपने एक मैप ड्रॉ कर दिया, मैप के अंदर इंपॉर्टेंट एरियाज लोकेट कर दिए, तो आपको कोई लीनियर नोट, कोई माइंड मैप बनाने की जरूरत नहीं है, वो चीजें वहां लोकेट रह गई। कुछ चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका एटलस, यूरोपियन क्राइसिस आप पढ़ रहे हैं, एटलस साथ रखिए, खोलिए, देखिए यूरोप कहां पर है, आपका अपने साथ रिवीजन होता रहेगा, वाटर बॉडीज कहां पर है, कहां कौन सा देश अवस्थित है, वहीं पर आप लिख दो इंपॉर्टेंट पावर श्रृंखलाएं कौन सी है, वहां पे कौन से माउंटेन्स है, कौन से वॉल्केनोज कहां पर है, तो वो साथ साथ रिवाइज होता रहेगा। कहां पर कोल माइंस है, व्लादिवोस्टोक कहां पर है, वहीं से आपको मिल गया। तो वो सारी चीजें आपको एटलस साथ रखना है, वहां पे कुछ नोट डाउन करनी है चीजें, क्योंकि एटलस तक आप बार बार जाएंगे। ये सारा खेल इस चीज का है कि आप अखबार डेली नहीं पढ़ेंगे, कुछ बुकलेट्स पे दोबारा नहीं पहुंचेंगे रोज के रोज। तो ये कहानी थी नोट मेकिंग की, और बेसिक हमने समझा कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, किस तरह आपको उसको कंपाइल करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।